चैप्टर 24 ठीक कहा, बूढ़ी मोल। क्या तुम इतनी तेजी से जमीन पर काम कर सकते हो? अगले दिन तक हम अपनी सारी पीड़ा भूल चुके थे। पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ कि अब मुझे प्यास नहीं लगती और मैं इसका कारण जानना चाहता था। इसका उत्तर मेरे पैरों के पास बहती नदी की कलकल से मिला। हमने नाश्ता किया और इस बेहतरीन चायलबीट पानी को पिया। मैं आश्चर्यजनक रूप से मजबूत महसूस कर रहा था और आगे बढ़ने का निश्चय कर लिया। मेरे चाचा जैसे दृढ़ निश्चयी व्यक्ति, हंस जैसे मेहनती मार्गदर्शक और मेरे जैसे दृढ़ निश्चयी भतीजे के साथ अंतिम सफलता तक क्यों नहीं पहुंच सकते? ऐसी शानदार योजनाएं थीं जो मेरे भीतर महारत हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही थीं। अगर मुझे स्नेफेल्स के शिखर पर लौटने का प्रस्ताव दिया जाता तो मैं गुस्से में मना कर देता। सौभाग्यवश हम हैं, मैंने चिल्लाते हुए कहा। मेरी चीख से धरती के गुंबददार गड्ढों की गूंज जाग उठी। गुरुवार को सुबह 8 बजे हमने फिर से यात्रा शुरू की। ग्रेनाइट सुरंग एक तरफ से दूसरी तरफ घुमावदार थी, जिससे हमें अप्रत्याशित मोड़ मिले और ऐसा लग रहा था कि यह लगभग भूल भुलैया जैसा है, लेकिन कुल मिलाकर इसकी दिशा दक्षिण पूर्व की ओर लग रही थी। मेरे चाचा ने कभी भी अपने कंपास से सलाह लेना बंद नहीं किया ताकि वे आगे की जमीन का हिसाब रख सकें। गैलरी क्षैतिज से बहुत कम नीचे झुकी हुई थी, मुश्किल से 2 इंच से ज्यादा, और धारा हमारे पैरों के पास धीरे धीरे बड़बड़ाती हुई बह रही थी। मैंने इसकी तुलना एक दोस्ताना प्रतिभा से की जो हमें भूमिगत मार्गदर्शन कर रही थी, और अपने हाथ से उस कोमल नॉइड को सहलाया जिसकी सुकून देने वाली आवाज़ हमारे कदमों के साथ चल रही थी। मेरी पुनर्जीवित आत्माओं के साथ ये पौराणिक धारणाएं बिना बुलाए ही आ गईं। जहाँ तक मेरे चाचा का सवाल है, वे क्षैतिज सड़क के विरुद्ध तेजी से आगे बढ़ने लगे थे। उन्हें ऊर्ध्वाधर पथ से बेहतर कुछ भी पसंद नहीं था, लेकिन ये रास्ता अनिश्चित काल तक लंबा लग रहा था और कर्ण के साथ फिसलने के बजाय जैसा कि हम अब कर रहे थे, वे स्वेच्छा से स्थलीय त्रिज्या से नीचे गिर जाते। लेकिन इसमें कोई मदद नहीं थी, और जब तक हम केंद्र के पास पहुंच रहे थे, हमें लगा कि हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। समय समय पर एक अधिक तीव्र पथ दिखाई देता था, तब हमारी नॉइड अधिक कर्कश ध्वनि के साथ हमारे सामने लुढ़कने लगती थी और हम उसके साथ अधिक गहराई में चले जाते थे। कुल मिलाकर उस दिन और अगले दिन हमने क्षैतिज रूप से काफ़ी प्रगति की, लेकिन ऊर्ध्वाधर रूप से बहुत कम। शुक्रवार शाम 10 जुलाई को हमारी गणना के अनुसार हम रेकजाविक से 30 लीग दक्षिण पूर्व में थे तथा 2.5 लीग की गहराई पर थे। हमारे पैरों के नीचे अब एक भयावह खाई खुल गई थी। हालांकि मेरे चाचा को डर नहीं लगा और उन्होंने ढलान की खड़ी ढलान को देखकर ताली बजाई। ये हमें बहुत दूर तक ले जाएगा, उन्होंने कहा, और बहुत कठिनाई के बिना, क्योंकि चट्टान में उभार एक सीढ़ी का रूप ले लेते हैं। हंस ने रस्सियों को इस तरह से बांधा कि दुर्घटना से बचा जा सके और उतरना शुरू हो गया। मैं इसे शायद ही खतरनाक कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इस तरह के अभ्यास से परिचित होने लगा था। ये कुआं या खाई ग्रेनाइट के ढेर में एक संकरी दरार थी, जिसे भूगर्भ शास्त्रियों ने भ्रंश कहा था, और यह पृथ्वी के गोले के असमान रूप से ठंडा होने के कारण हुआ था। अगर यह कभी स्नेफेल्स द्वारा फेंके गए विस्फोटक पदार्थ के लिए एक मार्ग था, तो मैं अभी भी यह नहीं समझ पाया कि इसके मार्ग का कोई निशान क्यों नहीं बचा। हम एक तरह की घुमावदार सीढ़ी से नीचे उतरते रहे, जो लगभग मनुष्य के हाथ से बनाई गई लगती थी। हर 15 मिनट में हमें रुकना पड़ता था ताकि हम आराम कर सकें और अपने अंगों को फिर से सक्रिय कर सकें। फिर हम एक चट्टान के टुकड़े पर बैठ जाते थे और बातें करते हुए नदी से पानी पीते और खाते पीते थे। बेशक इस दरार के नीचे हंसबाक एक झरने की तरह गिर गया और इसकी कुछ मात्रा कम हो गई, लेकिन हमारी प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त और बचा हुआ पानी था। इसके अलावा जब ढलान और अधिक शांत हो जाती तो यह निश्चित रूप से अपने शांतिपूर्ण मार्ग पर फिर से चल पड़ती। इस समय इसने मुझे मेरे योग्य चाचा की याद दिला दी, जो अक्सर अधीरता और क्रोध के दौर से गुजरते थे, जबकि नीचे यह आइसलैंड के शिकारी की तरह शांति से बह रहा था। 6 और 7 जुलाई को हम इस अनोखे कुएं के सर्पिल वक्रों का अनुसरण करते रहे,
वास्तविक दूरी में 2 लीग से अधिक नहीं घुसे, लेकिन समुद्र तल से 5 लीग की गहराई तक पहुंच गए। लेकिन 8 तारीख को दोपहर के करीब दक्षिण पूर्व की ओर दोष ने बहुत ही कम ढलान ले ली, जो लगभग 45 डिग्री थी। फिर रास्ता नीरस और आसान हो गया। यह अन्यथा नहीं हो सकता था, क्योंकि हमारी यात्रा के चरणों को बदलने के लिए कोई परिदृश्य नहीं था। बुधवार 15 तारीख को हम 7 लीग भूमिगत थे और स्नेफेल से 50 लीग दूर यात्रा कर चुके थे। हालांकि हम थके हुए थे, हमारा स्वास्थ्य एकदम सही था और दवा की पेटी को अभी तक खोलने का मौका नहीं मिला था। मेरे चाचा हर घंटे कंपास, क्रोनोमीटर, एनेरॉइड और थर्मामीटर के संकेतों को नोट करते थे, जिसे उन्होंने हमारी यात्रा की वैज्ञानिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया है। इसलिए हमारे ठिकाने का ठीक पता लगाना मुश्किल नहीं था। जब उन्होंने मुझे बताया कि हम क्षैतिज रूप से 50 लीग चले गए हैं, तो मैं आश्चर्य से चिल्ला उठा, ये सोचकर कि हम अब आइसलैंड को पीछे छोड़ चुके हैं। क्या बात है, वह चिल्लाया। मैं ये सोच रहा था कि यदि आपकी गणना सही है तो हम अब आइसलैंड के अधीन नहीं हैं। क्या आप ऐसा सोचते हैं? मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कहा, और नक्शे की जांच करते हुए मैंने कहा, हम केप पोर्टलैंड से आगे निकल चुके हैं और वे 50 लीग हमें समुद्र के विस्तृत विस्तार के नीचे ले आते हैं। समुद्र के नीचे, मेरे चाचा ने खुशी से अपने हाथ रगड़ते हुए दोहराया। क्या ऐसा हो सकता है? मैंने कहा, क्या समुद्र हमारे सिर के ऊपर फैला हुआ है? बेशक, एक्सल, इससे ज्यादा स्वाभाविक क्या हो सकता है? न्यूकैसल में क्या समुद्र के नीचे दूर तक कोयले की खदानें नहीं हैं? प्रोफेसर के लिए इसे इतना सरल कहना ठीक था, लेकिन मैं इस विचार से सहज महसूस नहीं कर पा रहा था कि असीम महासागर मेरे सिर पर लहरा रहा था। और फिर भी यह वास्तव में बहुत कम मायने रखता था कि यह मैदान और पहाड़ थे जो हमारे सिर को ढक रहे थे, या अटलांटिक की लहरें, जब तक कि हम ठोस ग्रेनाइट से घिरे हुए थे। और इसके अलावा मैं इस विचार के अभ्यस्त हो रहा था, सुरंग, जो कभी सीधी चल रही थी, कभी अपने मोड़ों की तरह ही अपने ढलानों में भी उतनी ही मनमौजी ढंग से घुमावदार थी, लेकिन लगातार अपनी दक्षिण पूर्व दिशा को बनाए रखते हुए और हमेशा गहरी होती जा रही थी, धीरे धीरे हमें वास्तव में बहुत गहराई तक ले जा रही थी। 4 दिन बाद, शनिवार 18 जुलाई की शाम को, हम एक विशाल गुफा में पहुंचे और यहाँ मेरे चाचा ने हंस को उसकी साप्ताहिक मजदूरी का भुगतान किया और ये तय किया कि अगला दिन, रविवार, आराम का दिन होगा।